हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आपको पता है कि आपकी फ़र्स्ट और सेकंड यूनिट ख़त्म हो चुकी है और आज की क्लास से हम थर्ड यूनिट को स्टार्ट करते हैं। थर्ड यूनिट में आप लोगों को कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इश्यूज़ में 3 टॉपिक्स को पढ़ना है। उन 3 टॉपिक्स को मैंने डिवाइड करा है। अब आज की क्लास में हम सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे बताओ क्या पढ़ेंगे? अरे आप तो बता ही नहीं सकते। ठीक है, हम पढ़ेंगे ग्लोबल एनवायरनमेंट इशू। ठीक है, वैश्विक पर्यावरण मुद्दे। फिर उसके बाद हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे, फिर बायोडाइवर्सिटी पढ़ेंगे, फिर रिसोर्सेज पढ़ेंगे, फिर ग्लोबल जस्टिस पढ़ेंगे, फिर इंटरनेशनल टेररिज्म पढ़ेंगे। ओके, आप लोगों को यहाँ पर ये पहला है कि आपका जो पहला पॉइंट है वो कौन है? ग्लोबल एनवायरनमेंट इशू। तो आज की क्लास में हम जो ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज़ होते हैं उनको पढ़ेंगे, उनको कंट्रोल कैसे करना है वो पढ़ेंगे, वो समझेंगे। आप लोग ये डाउट मत रखना कि मैम आपने क्यों, कहाँ, कब और कैसे पढ़ाया। देखो, ये चीज़ मैं आपको ना अलग से इसलिए पढ़ा रही हूँ, चाहूँ तो मैं आपको सीधा ग्लोबल वार्मिंग स्टार्ट करवा सकती थी। ठीक है, लेकिन पहले ग्लोबल एनवायरनमेंट इशू को पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इस पर सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है कि कोई 2 वैश्विक आपके पर्यावरण मुद्दे बताओ, उनको कंट्रोल करने का तरीका बताओ एंड ऑल थिंग्स। तो वो सभी चीज़ों को हम इस क्लास में अब स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अजी, अब आता है आपका भाई, प्रदूषण की जब बात आती है तो प्रदूषण के लिए सभी चीज़ें सामने आती हैं। अब चाहे वो वायु हो, धरती हो, वायु हो या फिर धरती और आसमान के बीच की जगह हो, कुछ भी हो, वो सभी चीज़ें दोषी मानी जाती हैं। ठीक है, इनफैक्ट ये बोला जाता है अब के टाइम पर तो कि हमारे जो साइंटिस्ट हैं और बाकी सारे फिलॉसफी वगैरह हुई हैं उनके बाद कि भाई अब जो है हमारी इंसान के अलावा ना नेचर भी पर्यावरण को ख़राब कर रहा है। ठीक है, वो ऐसा बोल रहे हैं। अब वो क्यों बोल रहे हैं हम वीडियो के एंड तक जान लेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है वायु प्रदूषण। देखो, प्रदूषण जो होता है बहुत तरीके का होता है। पॉल्यूशन मतलब प्रदूषण। सबसे पहला वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण। ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के आपके प्रदूषण होते हैं। ये आप अपनी 6th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, समझते हुए आ रहे हो। अब उनमें से कुछ प्रदूषणों को हम यहाँ पढ़ेंगे जो बेसिकली BA के लेवल पर आपसे पूछे जाते हैं या फिर आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में ये मत बोलना कि मैम आपने मृदा प्रदूषण नहीं पढ़ाया, मैं आपकी वीडियो नहीं देखूँगा या देखूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि भाई BA के बच्चों को जो इम्पोर्टेंट लिखना होता है प्रदूषण में, वो मैंने आपको यहाँ पे पढ़ा दिए हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि पर्यावरण के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए ना, और हमारे पर्यावरण को मतलब सुधारने के लिए, इन सब चीज़ के लिए भारत सरकार ने पर्यावरण अधिनियम 1986 भी पारित किया था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं वायु प्रदूषण की तरफ। भाई, वायु प्रदूषण हम सांस लेते हैं। ठीक है, सांस लिए बगैर हम तो जी ही नहीं सकते हैं। तो वो वाली चीज़ों को यहाँ बताया जा रहा है कि आप सांस लेते हो, ये जो फैक्ट्री भैया और ये सब जो ये धुआं निकालते हैं, तो इससे हमें बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, अब इन फैक्ट्रीज़ का, इन सब चीज़ों का जो कूड़ा कबाड़ा है वो पानी में जाता है, तो वो पानी में अभी रिलेट हो जाएगा आगे जाके। तो इन सब का जो धुआं है वो इन्वायरमेंट में मिलके हम सांस ले रहे हैं, केमिकल्स हमारे सांस में जा रहा है, उससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो वायु प्रदूषण बेसिकली हमारा क्या होता है कि जब हम श्वसन संबंधी आवश्यकताओं के लिए वायु पर निर्भर रहते हैं और वहाँ पर सांस लेते हैं और उसमें से अंदर जाने वाले केमिकल्स और फालतू की चीज़ें, उसको हम वायु प्रदूषण बोलते हैं। ठीक है, वायु प्रदूषण सभी जीवों को बहुत 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 हानि पहुँचाता है, चाहे वो फसल की वृद्धि हो, चाहे इंसान की वृद्धि हो, चाहे पौधों की वृद्धि हो, किसी की भी वृद्धि हो। तो वायु प्रदूषण इंसान और पशुओं के श्वसन तंत्र पर काफ़ी हानिकारक प्रभाव भी डालता है। ठीक है जी, तो जो हमारा वायु प्रदूषण है, कुछ केमिकल्स, अब उन केमिकल्स के नाम इतने बड़े बड़े हैं कि आप अपनी साथ पुश्ते लगा के ऐड कर लो और इतने इतने बड़े नाम हैं उनके, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप मेंशन कर दो कि कुछ केमिकल्स जो फैक्ट्रियों से निकलते हैं या फिर कहीं से भी निकल कर सामने आके खड़े हो जाते हैं, तो वो सारे केमिकल्स जो है ना बेसिकली वो हमें बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहे हैं, हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। उसकी वजह से फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए पेड़ पौधे काटे जाते हैं, तो हमें ऑक्सीजन के लिए भी
काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम अब होने लगी है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ पोस्टर्स वगैरह आपने देखे होंगे कि भाई इंसान जो है वो ऑक्सीजन वो लगा कर फिर रहा है अपने, और आसपास सब पेड़ कटे पड़े हुए हैं, फैक्ट्रीज़ बनी हुई हैं। ठीक है, तो वो क्या है, वो बेसिकली हमारा वायु प्रदूषण ही बताया गया है कि ये चीज़ ना फैक्ट्री बनने से, अब भैया काम धंधा तो करना ही है, तो उसके लिए फैक्ट्रीज़ बनेंगी, उसके अंदर केमिकल्स हैं, केमिकल्स को उड़ाने के लिए, बहाने के लिए पानी का और हवा का तो प्रयोग होगा ही होगा। तो वो वाली चीज़ें यहाँ बताई जा रही हैं। ठीक है जी, वायुमंडल में इन सभी हानिकारक गैसों को छोड़ने से पहले इन प्रदूषकों को अलग अलग कर दिया जाता है और फिर उनको बाहर निकाला जाता है। अलग अलग इन द सेंस फ़िल्टर कर दिया जाता है उसको, उसके बाद जाकर ख़राब चीज़ को बाहर निकाला जाता है। ठीक है जी, इसमें एक इलेक्ट्रोड तार भी होता है जिससे होकर हज़ारों वोल्ट गुजरता है और कोरोना उत्पन्न करता है और इससे इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ठीक है, कोरोना मैंने यहाँ पर इसलिए मेंशन करा, और कोरोना आपकी बुक में जो मैंने रिकमेंड करी है उसमें भी ये वर्ड मेंशन है, क्योंकि कोरोना के अंदर बेसिक आपका है क्या, सिम्टम्स क्या है, सांस रुक रहा है, आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है, मतलब बेसिक जो सीधी बात जा रही है सांस पे जा रही है। ठीक है, तो हमारी एक बीमारी को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ ना वायु प्रदूषण का भी सामने रहा। ये अब तो नाम ये कोरोना करके आ गया, लेकिन पहले के टाइम पे ये चीज़ें और होती थी, पहले से ही होती आ रही हैं, तो वो वाली चीज़ों को यहाँ पर कोरोना नेम मेंशन मैंने जानबूझ के करा है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना, कभी आप बोलो कि मैम ये कोरोना कहाँ से आ गया बीच में, तो इस चीज़ को हम अगर आगे बढ़ाएं तो वायु प्रदूषण जो है हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा हानिकारक करता है। बेसिक चीज़ें हैं सारी जो आपने 6th क्लास से रेगुलर पढ़ी हैं वायु प्रदूषण में और सब प्रदूषण के अंदर, वही चीज़ों को मैं भी आपको यहाँ बता रही हूँ। तो ये सभी प्रदूषण हमारी हेल्थ को ख़राब करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जब आपसे सांस नहीं लिया जाएगा, सांस खींचने में आपकी रिब्स खींचेंगी, पसलियाँ खींचेंगी, लिवर खींचेगा, सर में दर्द होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। तो वो वाली चीज़ के लिए वायु प्रदूषण हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक माना जाता है। ठीक है जी, अब बात ये आती है कि बेसिक आपकी फैक्ट्रीज़ के लिए अलग अलग जगहें होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अगर आपका घर यहाँ पर है तो उसके बराबर में एक फैक्ट्री होगी। मैक्सिमम आबादी वाले शहरों में फैक्ट्रीज़ जो है नहीं बनाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी चिमनियों से निकलने वाले केमिकल्स और वो सब ना कोशिश किए जाते हैं कि लोगों से बहुत हद तक दूर रखे जाए। लेकिन ये सवाल पैदा होता है कि क्या हकीकत में वो लोगों से दूर हैं? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा कि आप किसी के घर से दूर फैक्ट्री बनाओ, उनके घर के पास बनाओ या दूर बनाओ, वो जो आप केमिकल हवा में फेंक रहे हो उससे लोगों को सांस लेने में तो प्रॉब्लम हो ही रही है। तो वायु प्रदूषण जो है इस तरीके से हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, ये वाली चीज़ कि अब वायु प्रदूषण फैक्ट्री के अलावा और किस चीज़ से बढ़ सकता है? हमारे वाहनों से बढ़ता है। ठीक है, अगर वाहनों का एग्जांपल मैं आपको दूं तो सबसे बढ़िया एग्जांपल इंडिया के अंदर मैं आपको मुंबई का दूंगी। मुंबई की सड़कें 24 घंटे चलती हैं और उस पर इंसान के साथ गाड़ियों की तादाद ज़्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि उन लोगों का वर्किंग टाइम इतना रहता है कि उन लोगों को गाड़ी यूज़ करनी ही पड़ती है। कभी इधर से उधर इतनी दूर दूर काम करने जाना, इतनी देर तक काम करना, तो हर पर्सन घर में हर पर्सन के पास उसकी सेपरेट कार आपको मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, मतलब हर घर में 2 या 3 कार तो आपको मिलेंगी। क्यों? क्योंकि उनको अलग अलग अपनी जॉब्स पे जाना है। अब ठीक है, अब वही वो तो काम तो बंदा करेगा ही। अब उसके जाने से इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कितना फैल रहा है, कितना ज़्यादा लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। बहुत सारे लोगों की जो है गाड़ी बहुत पीछे से धुआं भी छोड़ती है। ठीक है, खैर वो तो इलीगल है, उसके लिए चालान भी कटता है, जुर्माना भी लगता है कि आप अपनी गाड़ी को सही कराओ भाई, अगर वो पीछे से धुआं छोड़ रही है तो वो वाली चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है जी, तो इन सब चीज़ों को कि वाहनों को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अभी मतलब कंट्रोल करने के लिए आगे मैं आपको बताऊंगी क्या करा दिल्ली गवर्नमेंट ने, क्या करा बाकी जगहों पर क्या होता है कि हाँ ठीक है, आप ऑड इवन का यूज़ करके गाड़ियों को कम बढ़ती कर सकते हो। ये हो सकता है कि हाँ कि मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लिए जाएं अपनी गाड़ी को छोड़ के, तो वो वाली चीज़ें, ये सब चीज़ें वायु प्रदूषण के अंदर आती हैं। अब ये कहाँ आती है? वायु प्रदूषण को कंट्रोल करने में आती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे कि मैम ये लड़की और लड़का लगाने ज़रूरी थे। मैंने पता है क्या, मैं लड़की लगा रही थी, फिर मैंने कहा यार लड़के बोलेंगे कि मैम हमसे क्या नफ़रत थी, तो मैंने लड़का भी लगा दिया, तो अब आपकी शिकायत नहीं रहेगी। तो वायु प्रदूषण को कैसे कंट्रोल करेंगे? सबसे पहली चीज़ हमारी सामने आती है कि दिल्ली सरकार ने
ने जो एक वो करा था, और D1 का करा, और भी बहुत चीज़ें वो करने की कोशिश करके अपनी गाड़ी को यूज़ ना करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करो। मेट्रो है, हमारी बस है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को यूज़ करो ताकि उन लोगों का भी जैसे मतलब हम सर्कल रहता है पूरा। मैं सामान ख़रीदूँगी, वो भी किसी से सामान ख़रीद कर लाया होगा, मैं भी अपने घर में यूज़ करके खाना वाना लोगों को खिलाऊँगी, और वो भी कमा कर लाएंगे तब मैं सामान लेने जाऊँगी। तो ये पूरी साइकिल रहती है। उसी तरीके से यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए बताया गया। ठीक है जी। तो इसके लिए यहाँ पर ये रखा गया कि 1990 तक के आंकड़े सामने रखे गए, और ये देखा गया कि पहले जब वाहनों का इतना प्रयोग नहीं होता था तो एनवायरनमेंट हमारा थोड़ा बहुत ठीक था। ठीक है, लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती थी। अब उन चीज़ों को देखते हुए जैसे जैसे टेक्नोलॉजी भी सामने आती गई, सब चीज़ों को देखते हुए हमारी फैक्ट्रीज़ की उन्नति बहुत ज़्यादा होने लगी, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी हमारी फैक्ट्रीज़। ठीक है, और उससे क्या हुआ भाई, फिर उसके बाद एक ये नुकसान होने लगा कि काम तो चल रहा है, ठीक है, सामान बिक रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अब जो फैक्ट्री से केमिकल पानी में बहा रहे हैं या हवा में उड़ा रहे हैं, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही है। ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आंकड़े देखे गए, और फिर गाड़ियों पर थोड़ा कंट्रोल लगाया गया। उसके बाद 2002 के अंत तक दिल्ली में बसों को एक तरीके से यहाँ पर हमारी CNG के उसमें चेंज कर दिया गया कि ये इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि देखो, आपकी कोई भी गाड़ी रुक जाए, आपकी खुद की गाड़ी रुके, कुछ भी हो, लेकिन बस तो चलेगी ना, वो तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। अब किसी एक के कहने पर तो उसको रोक नहीं सकते। तो वो वाली चीज़ कि उसको फिर 2002 तक CNG कर दिया गया। साथ में भारत सरकार ने एक नया वाहन ईंधन नीति भी बनाई। ठीक है, इसके अंदर रखा था सारा वो सब जो मैंने आपको बताया कि जब आपका पेट्रोल बहुत ज़्यादा फूक रहा है, गाड़ी आपकी धुआं दे रही है, तो उस सब का कि चालान कटेगा, और ये इलीगल है। इसके लिए एक मतलब अलग से अधिनियम भी बनाए गए हैं, सब कुछ है, क्योंकि उससे ये वाली चीज़ आ रही है ना यहाँ पर कि लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम आ रही है, लोगों की हेल्थ पर असर पड़ रहा है। तो उस चीज़ को लेकर अधिनियम बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। ठीक है, ये था आपका वायु प्रदूषण। अब आता है आपका जल प्रदूषण। देखो जी, जल प्रदूषण की बात आए और जल की बात ना आए, बिल्कुल बेकार बात थी। खैर, तो हम जल प्रदूषण की बात करते हैं। तो जल प्रदूषण बेसिक हमारे केमिकल से ही नहीं होता। ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये नदियों का पानी सुनहरा सुनहरा कूड़े के साथ, तो ये चीज़ आती है हमारी जल प्रदूषण में। ठीक है, अब जल प्रदूषण की भाई लोगों ने क्या करना शुरू करा। घूमने गए, इतने मतलब एजुकेटेड होने के बाद भी जहालत दिखानी ज़रूरी होती है ना, तो उसके लिए कूड़ा अपना वहीं फेंक आए। अरे यार, आप उसको रैप करके थैली में रख लो, आपके पास बैग होते हैं, साइड में डाल लो, बैग को डस्टबिन बना लो ना, घर जाके फेंक देना, या कहीं डस्टबिन दिखेगा वहाँ फेंक देना। लेकिन नहीं जी, लोगों ने ऐसा करा, और उससे हमारी नदी का ये पानी सुनहरा सुनहरा कूड़ा भरा हो गया। तो ये वाली चीज़ कि भाई केमिकल्स जो हैं वो भी, और हमारी नदियों का पानी विद कूड़ा, तो ये बहुत ज़्यादा लोगों के लिए बहुत हार्मफुल हो रहा है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो नदियों के पानी से ही अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करते हैं। हर एक के पास घर नहीं होता, हर एक के पास पानी नहीं आता, हर एक पानी को ख़रीद नहीं सकता। तो जो अपने आप को जिस पानी के लायक समझते हैं वो पानी यूज़ करेंगे, और पानी बेसिक नीड है, वो आप यूज़ करोगे ही करोगे, चाहे वो पानी अच्छा हो या ख़राब हो। ठीक है, तो उसी चीज़ के लिए कि जल प्रदूषण का भाई ये वाली बात रही कि जल के बिना तो किसी भी चीज़ का निपटारा नहीं है। आपके घर में एक वक्त लाइट नहीं होगी, बुरा नहीं लगेगा, पानी नहीं होगा ना, तो आपको बहुत अजीब सा कम सा एहसास होगा कि यार ये क्या हुआ। तो वही चीज़ को गवर्नमेंट ने बोला कि आप अपनी जगह उन पर रख कर सोचो, जो लोग ये नदियों का पानी यूज़ करते हैं अपने नहाने के लिए, अपने बर्तन धोने के लिए, अपने पीने के लिए, तो आप उन चीज़ों को कंट्रोल में रखो। ठीक है, अब कंट्रोल तो दूर की बात है, पहले ये समझ लेते हैं कि जल प्रदूषण जो हमारा अधिनियम था वो कब आया था, 1974 में आया था। और वो यही देख कर रखा गया था कि महासागरों में, नदियों में, इन सब झील में, तालाब में, कि मतलब इन सब को गंदा कौन करता है, इन सब चीज़ों को कि गंदा करने में किसका हाथ है। देखो, पशु पक्षी बेचारे नन्हे से छोटे से हैं, वो कितना कर लेंगे, कितना ख़राब कर लेंगे, क्या कर लेंगे, तो उसमें हाथ तो इंसानों का ही है। अब आप ऐसे जाकर नदी पे कूड़ा फेंक दोगे, ये केमिकल जो है हमारे ये बह रहे हैं, नदियों का पानी बर्बाद कर रहे हैं। जो लोग इस पानी को पीते हैं या जो लोग इसको यूज़ करते हैं, केमिकल के पानी को, कूड़े के पानी को, तो उससे उनको ज़्यादा तादाद में
बीमारियां बढ़ रही हैं। ठीक है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं, हैज़ा है, बुखार है, मलेरिया है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो उसी चीज़ को लेकर 1974 में जल अधिनियम रखा गया था, पारित हुआ था। ठीक है, और जो हमारे जल संसाधनों को प्रदूषित करने की वाली चीज़ें थी उनसे बचाया जा रहा था। ठीक है जी, अब बात ये आ जाती है कि नगरों और शहरों में जब हम अपने घरों में पानी का काम करते हैं ना, तो सभी चीज़ों को नालियों में बहा देते हैं। ठीक है, अब वो नालियों की चीज़ें भी कहीं ना कहीं तो जानी है ना बहकर, तो आपको क्या लगता है वो कहाँ जाती हैं? बताना कमेंट बॉक्स में, मैं भी जानूँ कि आपकी नॉलेज कहाँ तक है बच्चों की। तो बताना मुझे कि वो कहाँ पर जाती हैं। तो उस चीज़ को लेकर कि आपको मैंने ही बताया ना कि आपको ये एहसास होगा, अगर घर में एक वक्त लाइट नहीं होगी लेकिन चलेगा, बट पानी नहीं होगा ना, 5 मिनट भी आप सुकून से नहीं बैठ सकते हो। तो वो वाली चीज़ को कि गवर्नमेंट ने जब इसका ये निकाला था, तो पारित किया था 1974 में अधिनियम, तो उस चीज़ को सामने रखा और ये बोला कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा प्लीज़ ठीक करो, ताकि लोगों, अब यार घूमने फिरने जो जाते हैं ना वो लोग ज़्यादा ये चीज़ें करते हैं, मतलब बिल्कुल अनएजुकेटेड पीपल वाली हरकतें। तो हमारे घरों के साथ साथ हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर पानी का यूज़ होता है। ठीक है, अब किसी की सर्जरी हुई है, कुछ है, पट्टी वट्टी करी, कुछ भी करा, तो डॉक्टर को हाथ धोने के लिए भी तो पानी चाहिए ना, वो सैनिटाइज़र से अपनी ज़िंदगी तो गुजार नहीं सकता। तो वो वाली चीज़ है कि हॉस्पिटल्स में या फिर और कहीं जगहों में, स्कूल्स में, लाइब्रेरी में, आपका पुलिस स्टेशन है, कुछ भी हो, वहाँ पानी का काम तो होगा ही होगा। ठीक है जी, घरेलू जो हमारे वाहिद मल होते हैं, जैसे पेट्रोलियम है, कागज़ उत्पाद होता है, धातु होता है, रसायन उत्पाद होते हैं, इन सभी से अपशिष्ट जल में विषैले पदार्थ, खासकर बहुत सारे धातु और कई तरीके के कार्बन यौगिक भी होते हैं। ठीक है, इसलिए बोला जाता है कि चीज़ों को ना डस्टबिन में ही डालो। क्यों? हमारे लिए गीला कूड़े के लिए और सूखे कूड़े के लिए अलग लगाया गया है डस्टबिन, कि अब ये चीज़ का एहसास कि सूखा कूड़ा भी अलग तरीके से बर्बादी करता है, गीला कूड़ा भी अलग तरीके से करता है। तो जी ये है हमारा जल प्रदूषण। जल प्रदूषण को नियंत्रण करने के कारण कंट्रोल क्या है, कि हम कैसे इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने भी पूरा साथ दिया, कि जैसे कि लोग अपना टॉयलेट है या फिर वो सब चीज़ें नदियों पर ही यूज़ करते थे, तो उसके लिए अलग चौच बनवा दिए गए, तालाब बनवा दिए गए, ताकि लोग अलग जगह पर नहा लें, नदियों के पानी को गंदा ना करें, और भी सारी चीज़ें। ठीक है, कि दूसरा तरीका कि हम अपने तरफ से पूरी कोशिश कर सकते हैं कि नदियों की जगहों पर कहीं पर कूड़ा वूड़ा ना फैलाएं, ताकि उसको बार बार साफ़ ना करना पड़े, बार बार उसको ध्यान में ना रखना पड़े कि नदी में कूड़ा जा रहा है या कोई और प्रॉब्लम है। या फिर हम ये करें कि अपने ही, जैसे कि कभी कभी हम कागज़ ऐसे ही बाहर फेंक देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो उनको स्पेशली अलग अलग पॉली बैग में करके फेंकें, ताकि उससे क्या रहे कि हमारा बिल्कुल सफाई सुथरा ही रहे। कभी आपने फॉरेन कंट्रीज़ में देखा होगा, मूवीज़ में भी बहुत बार दिखाते हैं, बाहर की मूवीज़ में, कि कूड़ा वो ब्लैक पॉलीथिन में करके बाहर डस्टबिन में जाकर डालते हैं, इसलिए उनकी सड़कें इतनी ज़्यादा साफ़ होती हैं। बाहर कुछ पड़ा हुआ नहीं मिलेगा आपको, हाँ पतझड़ में सूखे पत्ते ज़रूर मिल जाएंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो वही वाली चीज़ के लिए कि कंट्रोल कैसे करना है, ऐसे ही करना है। हमें अपने अंदर एक ये बना कर रखना है कि भाई हम कुछ भी करें, नदी के पानी को बिल्कुल ख़राब नहीं करना है, क्योंकि इससे वो लोग तो मर ही रहे हैं जो नदियों के पानी को यूज़ करते हैं, बल्कि हमें भी आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नेक्स्ट है आपका कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिकल्स जो आपके होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। कि देखो भाई, हरित क्रांति के चलते टाइम ना फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए बहुत सारे केमिकल्स का, कीटनाशी चीज़ों का, इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया। इनफैक्ट यूज़ करने में इनकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ा दी गई। तो अब पीड़कनाशी, शाकनाशी, कवकनाशी और ये सब चीज़ों का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा। उसके बाद ये सभी जो चीज़ें हैं वो मृदा को एक तरीके से, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल मृदा का होता है, तो उसको हानिकारक भी बनाएंगी, ऑब्वियसली बात है। तो ये वाली चीज़ फिर सामने रखी गई कि भाई इसको तो यूज़ करना ही पड़ेगा, मतलब यूज़ तो करना ही है खेती के लिए, उस सब के लिए। तो जी इसका जो कंट्रोल है हमारे पास वो ये वाला आ जाएगा, कि कोशिश करके कि मतलब थोड़ी कम तादाद में इन चीज़ों का यूज़ किया जाए। अगर इन केमिकल्स का यूज़ किया जा रहा है तो अच्छी क्वालिटी के केमिकल्स का यूज़ किया जाए, छोटी मोटी क्वालिटी के केमिकल्स को यूज़ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव का बेसिक जो हमारा ग्रीन हाउस है ना, वो
शब्द कहाँ से निकला था? हमारे ग्रीन हाउस से। खैर मजाक कर रही हूँ। देखिए, जो हमारे ऐसी परिघटना से ये वर्ड निकला था, मतलब पॉश घर को ग्रीन हाउस बोलते हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एक ग्लास का घर सा बना हुआ होता है, बिल्कुल ऐसा शीशों का सा, जिसके अंदर शीत ऋतु में पौधों को उगाने के लिए ना बेसिक काम किया जाता है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस का हमारा ये काम है। इसलिए पॉश घर ठीक उसी तरह गर्म हो जाता है जैसे कि कुछ घंटों के लिए धूप में पार्क कर दी गई गाड़ी का सीट है आपकी या फिर कार है, वो गर्म हो जाती है, बहुत खौल जाती है ना गर्मियों में, बिल्कुल वैसे ही हो जाता है ये, ताकि पौधों की सेफ्टी भी की जा सके। तो ग्रीन हाउस का प्रभाव नेचर से होने वाली परिघटना पर भी है, जिसके कारण पृथ्वी की सतह और वायुमंडल गर्म हो जाती है, ठीक है। अब उससे क्या होता है कि आपको तो ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि अगर ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं होता तो आज पृथ्वी की सतह का तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने के बजाय ठंडा होकर 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता, ठीक है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव को समझने के लिए ये वाली बात जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे बाहरी वायुमंडल में पहुंचने वाली सूर्य की जो ऊर्जा है वो सब कुछ वो क्या होती हैं। पृथ्वी की तरफ से आने वाली सौर विकिरणों को मतलब लगभग 1/4 भाग बादलों और गैस में वो करके परावर्तित करके मतलब रिफ्लेक्ट कर हो जाता है, और दूसरा चौथाई भाग वायुमंडल गैसों से अवशोषित हो जाता है। तो लगभग आधा और एक तरीके से सौर विकिरण पृथ्वी की सतह पर बहुत ज़्यादा पड़ता है, तो उसे वो गर्म कर देता है। तो इसी को एक तरीके से परावर्तित होकर ये वापस लौट जाता है, कि मतलब वही वाली चीज़ कि भाई ये चीज़ें जो है हमारी कंटिन्यू चले जा रही हैं, साइकिल टाइप चली जा रही हैं, ठीक है। तो इससे जो है हमारा ये इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी प्रभाव, कि जो हमारी वो हैं रेडियो सक्रिय अपशिष्ट होते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या और भी चीज़ें हैं, ठीक है। न्यूक्लियर बॉम्ब का सब जानते हैं कितना नुकसान है भाई। अगर आप न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट भी करोगे ना, और जिस ज़मीन पे करोगे, तो वो ज़मीन ज़िंदगी भर के लिए, जब तक दुनिया है तब तक के लिए वो ज़मीन ख़राब हो जाएगी। वहाँ पर कृषि तो दूर की बात, घर भी नहीं बन सकते, वहाँ पर लोग भी कुछ वक्त तक नहीं ठहर सकते, ठीक है। ज़मीन ख़राब हुई, वो जगह ख़राब हुई, उसकी वजह से लोग भी नहीं आ पाए। उसके बाद इस वजह से ना ये हमारा नाटो सीटो सेंटो ये सब निकाले गए थे कि भाई आपका ये जो है LTBT लिमिटेड टेस्ट बैंड ट्रीटी है और ये सब कुछ, कि अब ये लिमिट लगा दो इन पे, कि भाई जो पहले अमेरिका चाइना वगैरह पावरफुल कंट्रीज़ जो अपने टेस्ट करते थे इसका न्यूक्लियर बॉम्ब का, तो उन सब पे कंट्रोल लग गया, लिमिट लग गए, ठीक है। क्योंकि उससे ये है कि बॉम्ब का आज तक अगर एग्जाम्पल दिया जाए तो हिरोशिमा नागासाकी का आप जानते हो, 1945 में वो बॉम्ब वहाँ पर फेंके गए थे, ठीक है, 6 और 9 को, और आज तक वहाँ पर बहुत बुरा असर उसका रहता है कि जो जनरेशन्स आती जा रही हैं उन पर उस बॉम्ब से निकलने वाली फालतू की चीज़ों से जो निकलती हैं वो उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारी ये हैं, ये भी एक टॉपिक था। तो भाई आपका यूनिट 3 का ग्लोबल एनवायरनमेंट इशू कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम ग्लोबल वार्मिंग पढ़ेंगे, वैश्विक वार्मिंग, उसके बाद जैव विविधता, फिर संसाधन कमी, ठीक है जी। आज की क्लास के रिगार्डिंग आई होप आपका कोई भी डाउट नहीं रहा हो और काफ़ी मज़ा भी आया हो। इनकेस कोई भी डाउट हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।